ईरान और रूस का रणनीतिक समझौता पूरी तरह बकवास है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मोहम्मद सदीर के शब्द हैं, जो ईरान के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार हैं, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में मॉस्को पर जबरदस्त हमला बोला है। इसे देखिए। जब इजराइल ने हमारे सभी एयर डिफेंस सेंटर्स पर हमला किया तो सवाल उठे कि इजराइल को उनके बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी। मेरा विश्लेषण है कि रूसियों ने यह जानकारी इजरायलियों को दी थी। सदीर ने सब कुछ किया। उसने ईरान रूस गठबंधन को धोखा और विश्वासघात कहा और पुतिन पर ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ तब हो रहा है जब तेहरान ने मॉस्को के साथ 20 साल की रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तब से ईरान पर हमले हुए, वह अलग थलग और अनदेखा रहा। रूस भी कहीं नजर नहीं आ रहा। सादिर के अनुसार ईरान ने शायद शैतान से एक बेकार सौदा किया है। अब ईरान मॉस्को को अवसरवादी और विश्वासघाती मानता है। आइए देखें कैसे 20 साल का समझौता कूटनीतिक आपदा बना और उसका टूटना क्षेत्रीय गठबंधनों को बदल रहा है। इन शब्दों के भावनात्मक अर्थ को समझने के लिए हमें उनकी जिम्मेदार घटनाओं को जानना होगा। जनवरी में ईरान और रूस ने मॉस्को में एक बड़ा समझौता किया था। यह 20 साल का समझौता था, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा और सैन्य सहयोग में उन्हें जोड़ना था। अमेरिका और यूरोप दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कड़े प्रतिबंधों का दबाव डाल रहे थे। यह समझौता दो हाशिए पर पड़े देशों के लिए एक साथ मजबूती से खड़े होने की जीवन रेखा बन गया। नेताओं ने हाथ मिलाए, एकता पर भाषण दिए और इसे दुश्मनों को मात देने का साहसिक कदम बताया। एक पल को लगा कि उनके पास सफल होने का अच्छा मौका है। ईरान इसमें बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत हथियार चाहते थे, खासकर इजराइल से, जो हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है। उनकी नजरें रूसी फाइटर जेट्स और ऐसे डिफेंस सिस्टम्स पर थीं जो दुश्मन की धमकियों को दूर से मार सकते थे। ईरान को यह भी उम्मीद थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो रूस उनका साथ देगा। शायद सीधे लड़ाई में नहीं, लेकिन कम से कम किसी तरह का समर्थन जरूर देगा। यह सौदा रूस द्वारा ईरान को पुराने सिस्टम बेचने वाले पहले समझौतों से निकला था। जैसे जैसे महीने बीते, उम्मीदें खत्म होने लगीं। रूस उपकरणों की डिलीवरी टालता रहा, कभी फैक्ट्री समस्याओं तो कभी दूसरे देशों की नाराजगी का बहाना बनाता रहा। ईरान इंतजार करता रहा, सोचता रहा कि शायद सब्र का फल मिलेगा, लेकिन जो वो चाहते थे और जो उन्हें मिला उसके बीच की दूरी बढ़ती ही गई। फिर जून आया, सब कुछ बिखर गया। इजराइल ने तेहरान पर एक अचानक हमला किया, जिसमें से एक हमला सरकारी टीवी स्टेशन पर हुआ। आप इस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के प्रभाव देख सकते हैं। यह एक आवासीय अपार्टमेंट ब्लॉक था, कोई सैन्य लक्ष्य नहीं था और यह पूरी तरह से तबाह हो गया है। 13 तारीख की सुबह इजराइल ने एक समन्वित हवाई हमलों की लहर शुरू की, जिसने ईरान की सेना को उसकी जड़ तक हिला दिया। उन्होंने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा और यह सिर्फ तेज ही नहीं था बल्कि सटीक भी था। अगले 12 दिनों में इजरायली जेट, ड्रोन और गुप्त संसाधनों ने ईरान की रक्षा प्रणाली को कुशलता से चीर डाला। लक्ष्य कोई भी यूं ही नहीं चुने गए थे, वे ईरान की सैन्य स्थिति की रीढ़ थे। न्यूक्लियर संवर्धन स्थल, मिसाइल साइलो, रडार स्टेशन, IRGC कमांड सेंटर और एयर डिफेंस बैटरियां। अंत तक 900 से अधिक स्थानों पर हमला किया गया। सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए, जिससे ईरान की जवाबी क्षमता लगभग आधी रह गई और इसी तरह तैयार रहने का भ्रम टूट गया। तेहरान के अंदर नेतृत्व हड़बड़ा गया था, संचार बाधित हो गया था, कमांड चेन टूट गई थी। वायु रक्षा प्रणाली, जिसे कभी मजबूत माना गया था, कमजोर निकली। यह ईरान के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका था। इसके बजाय यह उनकी कमजोरी का प्रदर्शन बन गया। हमले सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि बेहद सटीक भी थे, बहुत ज्यादा सटीक। ऐसा लगा जैसे इजराइल के पास ईरान की पूरी रक्षा व्यवस्था का नक्शा हो। और ईरान के लिए हालात और भी खराब करने वाली बात यह थी कि इजराइल अकेला नहीं था। पहले हमले के कुछ ही घंटों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी तरह समर्थन का बयान जारी किया और इस ऑपरेशन को आत्मरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। अमेरिकी सैटेलाइट्स, खुफिया संसाधन और ईंधन भरने वाले विमान इस अभियान को गुप्त रूप से समर्थन दे रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने भी एकजुटता दिखा, लॉजिस्टिक समर्थन दिया। पश्चिमी देशों ने इजराइल के चारों ओर एकजुटता दिखाई, उसकी स्थिति को मजबूत किया और एक स्पष्ट संदेश भेजा
यह सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक गठबंधन समर्थित शक्ति प्रदर्शन था। इस बीच रूस, जो ईरान का रणनीतिक साझेदार माना जाता था, चुप रहा। न तो कोई निंदा, न कोई समर्थन, न ही कोई लामबंदी। मॉस्को मीडिया ने हमलों को कम दिखाया, क्रेमलिन अधिकारियों ने सवालों से बचाव किया। तेहरान के लिए यह चुप्पी बहुत भारी थी और यहीं से समस्याएं शुरू हुईं। यह समझने के लिए कि ईरान पर इतना असर क्यों पड़ा, देखना होगा उसने क्या दांव पर लगाया था। यह सिर्फ एक हाथ मिलाना और कुछ औपचारिक समझौते नहीं थे, यह एक गंभीर निवेश था। ईरान रूस को शायद 136 समेत हजारों ड्रोन भेज रहा था, जो यूक्रेन में मॉस्को की युद्ध मशीन को मजबूत कर रहे थे। ये ड्रोन केवल प्रतीकात्मक नहीं थे, ये रूस की युद्ध क्षेत्र रणनीति के केंद्र में थे, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, शहरों और आपूर्ति लाइनों पर हमला करने के लिए किया गया था। ईरान ने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया, उसने रूस को एक सामरिक बढ़त भी दी, और यह एक तरफा मामला नहीं था। तेहरान को सिर्फ वादे या कूटनीतिक सहमति नहीं, बल्कि असली और ठोस समर्थन की उम्मीद थी। पुराने बेड़े को बदलने के लिए नए फाइटर जेट्स और हवाई सीमा की रक्षा के लिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, तकनीकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण, इजराइल व पश्चिम के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा कवच। जनवरी में हुआ 20 साल का समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा था। इसमें सहयोग और रक्षा, संयुक्त विकास और रणनीतिक तालमेल की बात की गई थी। इसमें रूस के युद्ध में शामिल होने का स्पष्ट जिक्र नहीं था, लेकिन लहजे से वफादारी दिखी, जिसे तेहरान ने संकेत माना। जब हालात मुश्किल हो जाते तो मॉस्को उनके साथ खड़ा रहता। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर ईरान के सैन्य ढांचे पर हमला करने पर ईरान ने इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि रूस हमलों की निंदा करेगा या समर्थन दिखाएगा, पर मॉस्को चुप रहा। न जेट आए, न S-400 तैनात हुए, न सैटेलाइट डेटा मिला, सिर्फ चुप्पी और बहाने। लॉजिस्टिक्स, समय, नौकरशाही सब था, पर कार्रवाई नहीं हुई। ईरान को चुप्पी विश्वासघात लगी, क्योंकि जब कम देश रूस के साथ थे तब उसने रूस का समर्थन किया। उन्होंने यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध का समर्थन करने के लिए प्रतिबंधों, अलगाव और कूटनीतिक प्रतिक्रिया का जोखिम उठाया था। जब उनके शहर जल रहे थे, रूस ने समर्थन के लिए मजबूत शब्द भी नहीं दिए। न कोई आपातकालीन आपूर्ति, न दिखता समर्थन, बस कूटनीतिक देरी थी। मामला सिर्फ हथियारों का नहीं, भरोसे का था। ईरान ने रूस को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा, शायद एक दोस्त के रूप में भी, कोई ऐसा जो जरूरत पड़ने पर साथ देगा। लेकिन जब मिसाइलें आईं तो वह दोस्ती गायब हो गई, और जो बचा वह थी एक कड़वी सच्चाई। ईरान ने बहुत कुछ दिया था और बदले में लगभग कुछ भी नहीं पाया। रूसी मदद न मिलने पर ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन इजरायली शहरों पर दागे। कुछ मिसाइलें और ड्रोन इमारतों को नुकसान और नागरिकों को घायल कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, पर असर सीमित रहा। ईरान के आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम्स ने ज्यादातर इनकमिंग फायर को रोक लिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने सफल हमलों के वीडियो दिखाए, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग थी। वापस अपने देश में ईरानी सरकार ने डैमेज कंट्रोल मोड अपना लिया। उन्होंने टीवी, रेडियो पर मिसाइल लॉन्च, ड्रोन फुटेज और देशभक्ति रैलियों की तस्वीरें दिखाई। अधिकारियों ने प्रतिरोध की सराहना की, बदला लेने की कसम खाई, लेकिन अंदरूनी माहौल गंभीर था। लोग पूछने लगे कि इजराइल को सटीक हमला करने की जानकारी कैसे मिली और वे इतने आधुनिक सिस्टम्स को कैसे पार कर गए। रूस शांत क्यों रहा? युद्ध कम समय चला, लेकिन इसका असर रहा। यह ईरान के सैन्य योजनाकारों और विदेश नीति बनाने वालों दोनों के लिए चेतावनी थी। रूस से गठबंधन पर सुरक्षा, रोकथाम और बेहतर हथियारों की उम्मीद थी। इसके बजाय ईरान बेनकाब, अलग थलग और कठिन सवाल पूछता हुआ खड़ा था। ऑपरेशन राइजिंग लायन सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक आईना था। आईने में ईरान ने कमजोर नींव वाली रक्षा रणनीति देखी, एक साझेदारी जो टिक नहीं पाई और एक कमजोरी जिसे अब नकारा नहीं जा सकता था। जवाब ढूंढते हुए ईरान को शक हुआ कि वह गद्दारों से घिरा है और अजरबैजान मुख्य संदिग्ध बना। इस तर्क को अनदेखा करना कठिन था। उसकी ईरान से लंबी सीमा, इजराइल से सैन्य संबंध हैं और उस पर इजरायली एजेंटों को निगरानी की अनुमति देने का आरोप है। ईरानी कट्टरपंथियों और IRGC से जुड़े मीडिया ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, यह जताते हुए कि बाकू ने जमीन या चुप्पी देकर तेहरान के साथ विश्वासघात किया। लेकिन बढ़ती अटकलों के बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप कर हालात को शांत करने की कोशिश की। परिषद के शीर्ष अधिकारी अली लाराजानी ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि अजरबैजान की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकू के बयान में ईरान के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है और कूटनीतिक चैनल अभी भी खुले हैं।
यह सिर्फ एक खंडन नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक पुनर्संतुलन था। अजरबैजान को क्लीन चिट देकर तेहरान ने संकेत दिया कि वह अब छाया का पीछा करना छोड़ चुका है और अब अधिक विश्वसनीय खतरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। यह खंडन महत्वपूर्ण था। इसने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखी। जब ईरान और अजरबैजान ने 50 से ज्यादा सहयोग समझौते किए, कुछ सिद्धांत पृष्ठभूमि में रहे, कुछ ने कुर्द नेटवर्क की ओर इशारा किया। खासकर पश्चिमी प्रांतों में बड़ी गिरफ्तारियों के बाद दूसरों ने पश्चिमी खुफिया समन्वय का संकेत दिया। हालांकि कोई आधिकारिक आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन जब अजरबैजान को बाहर कर दिया गया तो कहानी बदल गई। यह पड़ोसियों के बारे में नहीं था, बल्कि बड़े खिलाड़ियों, गहरी सेंध और उस युद्ध के बारे में था जो मिसाइलें उड़ने से पहले ही चुपचाप लड़ा जा रहा था। इसके बाद मोहम्मद सदीर ने ऐसा आरोप लगाया जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बना, बल्कि गठबंधनों को भी हिला दिया। उन्होंने कहा, रूस ने इजराइल को ईरान के वायु रक्षा स्थलों के निर्देशांक दिए, जिससे इजराइल को ईरान की प्रतिक्रिया कमजोर करने में मदद मिली। यह अनुमान या अस्पष्ट नहीं था, सदीर ने कहा। रूस ने ईरान के साथ विश्वासघात किया, यह स्पष्ट था, और यह किसी हाशिए के टिप्पणीकार या गुमनाम स्रोत से नहीं आ रहा था। सदीर ईरान की एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के वरिष्ठ व अनुभवी राजनयिक हैं, जिनके सर्वोच्च नेता से गहरे संबंध हैं। उनकी बातों में वजन, असली पहुंच और चौंकाने वाला समय था। सदीर ने उसी इंटरव्यू में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। पिछले मई में हुए उस हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने कहा कि इजराइल पर्दे के पीछे रहकर ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नेताओं को निशाना बनाना और सैन्य ठिकानों पर हमले शामिल हैं। यह केवल हल्की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ईरान की असुरक्षा और सहयोगियों की निष्क्रियता से जुड़ी निराशा थी, जहां दुश्मन नेतृत्व पर वार कर रहे हैं। इससे इजराइल की एक ऐसी छवि बनती है जो वर्षों से लगातार ईरान की स्थिरता को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इससे हालिया युद्ध एक अकेली घटना नहीं, बल्कि एक लंबे अभियान की परिणति जैसा महसूस होता है। समय इससे ज्यादा अस्थिर नहीं हो सकता था। ईरान पहले ही युद्ध की लागत से जूझ रहा था। वर्षों का सैन्य निवेश बर्बाद हो गया था, रणनीतिक संपत्तियां भी अपंग हो चुकी थीं, और असुरक्षा की भावना जो मिसाइल से भी गहरी चोट देती है। सादिर के दावे ने रूस की विश्वसनीयता पर पुरानी चिंता फिर उभारी। सालों तक इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बिना किसी रोक टोक के हमले किए, अक्सर रूसी रडार और हवाई सुरक्षा के दायरे में रहते हुए। मॉस्को ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। सैकड़ों हमलों के बावजूद रूस ने दखल नहीं दिया, जिसे ईरानी कमांडरों ने नोट किया। रणनीतिकारों ने फुसफुसाया था, लेकिन अब जब इजराइल खुद ईरान के अंदर हमला कर रहा है, तो ये फुसफुसाहटें आरोपों में बदल गईं। क्या रूस कभी सच में एक सहयोगी था, या सिर्फ तब का सुविधाजनक साथी जब उनके हितों को फायदा होता था? अब जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह आरोप ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक मिसाइल की तरह आकर गिरा। इसने उन गुटों पर तुरंत दबाव डाल दिया जिन्होंने रूस गठबंधन का समर्थन किया था। वे लोग जिन्होंने मॉस्को के साथ गहरी सैन्य सहयोग, संयुक्त रक्षा समझौते और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के लिए जोर दिया था। अचानक उनकी विश्वसनीयता खतरे में थी। 20 साल का समझौता अब गलत आकलन लग रहा था। जून युद्ध में रूस की चुप्पी न सिर्फ निराशाजनक बल्कि संदेहास्पद भी थी। जैसा कि उम्मीद थी, सबूत न होने पर भी अटकलें शुरू हुईं और ईरानी मीडिया ने खबर तुरंत उठा ली। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मच गई। विश्लेषक, पूर्व जनरल और यहां तक कि मौलवी भी अपनी राय देने लगे। क्या रूस सच में कभी ईरान के साथ था, या तेहरान को धोखा मिला? इजराइल के हमलों से हिली जनता के सामने अब सवाल था, क्या रूस ने इसे संभव बनाया? गुस्सा तेजी से फैला। लोग नुकसान के साथ खुद को धोखा खाया महसूस कर रहे थे। रूस के साथ गठबंधन को एक ढाल के रूप में बेचा गया था, एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में जो ईरान की स्थिति को ऊंचा उठाएगी और उसे दुश्मन ताकतों से बचाएगी। अब ईरान की एक भरोसेमंद आवाज कह रही थी कि ढाल को अंदर से ही नुकसान हुआ है। वह सवाल मन में ही नहीं रहा, बल्कि उसने एक जरूरी जांच भी शुरू कर दी। जून 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष के बाद ईरान के खुफिया अधिकारियों ने सैन्य कमांड और वायु रक्षा से जुड़े साइबर सिस्टम्स की गहराई से समीक्षा शुरू की। उन्होंने पाया कि कई सुरक्षित माने जाने वाले नेटवर्क महीनों पहले ही हैक हो चुके थे, जो बहुत परेशान करने वाला था। ये घुसपैठ यादृच्छिक या अनाड़ी नहीं थीं, बल्कि इनमें उन्नत स्थायी खतरे के संकेत थे। ऐसे साइबर टूल्स जो छुपकर रियल टाइम डेटा बाहरी एजेंटों को भेजते थे।
ये सिर्फ निगरानी अभियान नहीं थे, बल्कि ऐसे पाइपलाइन थे जो ताजा खुफिया जानकारी पहुंचाकर संभवतः इजरायली हमलों को सटीक निर्देशित करने में इस्तेमाल हुए। हालांकि कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं आए, लेकिन आंतरिक रिपोर्टों से संकेत मिला कि इजराइल द्वारा कुछ लक्षित डेटा ईरान की अपनी प्रणालियों से आ सकता है। उस खुलासे से शक हुआ कि कोई अंदर से ही उन पर नजर रख रहा था। यहीं से रूस को लेकर संदेह गहराने लगे। यूट्यूब ने अभी अभी एक दिमाग घुमा देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसीलिए आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यू कम हैं, जैसे यह। अब जाहिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को चैनल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है, तो अभी शायद सबसे अच्छा समय है। यूट्यूब अब पहले से ज्यादा नए और छोटे चैनलों को बढ़ावा देते हुए क्रिएटर्स को रोज करोड़ों रुपए दे रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। ऐसे सवाल हमें आपकी ईमेल पर अक्सर मिलते हैं, और इसी वजह से हमने अपना सारा यूट्यूब सलाह एक ही यूट्यूब वीडियो में पूरी तरह से फ्री में देने का फैसला किया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं, तो आप वह वीडियो यहीं यूट्यूब पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करके। मॉस्को लंबे समय से ईरान की सैन्य सॉफ्टवेयर संरचना का आपूर्तिकर्ता रहा है, जिसमें रडार इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन सिस्टम शामिल हैं। अगर सिस्टम्स में बैकडोर या कमजोर डेटा चैनल्स हों तो संवेदनशील जानकारी जल्दी लीक हो सकती है। यह जानबूझकर की गई तोड़फोड़ थी या लापरवाह इंजीनियरिंग, यह स्पष्ट नहीं है। ईरानी साइबर विश्लेषकों के लिए यह गंभीर था, क्योंकि उनके मुख्य रक्षा सिस्टम विदेशी तकनीक पर थे और वही तकनीक शायद धोखा दे गई। इस घटना ने तकनीकी ही नहीं, रणनीतिक कमजोरी भी उजागर की, जिसे ईरान अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। तेहरान ने जवाब में अपनी डिजिटल संरचना का पुनर्मूल्यांकन किया, विदेशी कोड पर निर्भरता पर सवाल उठाए और साइबर सुरक्षा में स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए। युद्ध कुछ ही दिन चला, लेकिन इसके डिजिटल प्रभाव ईरान की रक्षा नीति में ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिनकी गूंज वर्षों तक रहेगी। अब इन बढ़ती चिंताओं के बावजूद ईरान के विदेश मंत्रालय ने सदीर की भड़क के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया दी। बयान में स्पष्ट किया गया कि ये विचार सिर्फ एक सेवानिवृत्त राजनयिक के निजी हैं, तेहरान की आधिकारिक नीति नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही उनका विदेश नीति में लंबा अनुभव रहा हो, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सरकार की ओर से नहीं है और न ही इससे मॉस्को के साथ उनके संबंधों को संभालने का तरीका तय होता है। यह प्रतिक्रिया तुरंत आई, शायद हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए। ऑनलाइन तूफान जारी रहा। सोशल मीडिया पर बहस, मीम्स और तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। लोगों ने पूछा, क्या गठबंधन उतना मजबूत है जितना बताया गया था? जिस शो में सदीर ने ये बातें कहीं, उसने बाद में डिस्क्लेमर जारी किया कि ये उनके निजी विचार हैं, शो समर्थन नहीं करता। इससे सिस्टम की दरारों पर चर्चा बढ़ी। इससे यह दिखा कि कैसे एक आवाज दूर तक असर डाल सकती है और सबको उस चीज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती है जिससे वे पहले से तय मान चुके थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सदीर की बातों को सच माना जाए तो मॉस्को के पास ईरान के साथ इस तरह धोखा करने की क्या वजहें हैं? सच तो यह है कि रूस की चुप्पी कोई संयोग नहीं थी। यह एक सोची समझी चाल थी जो कई जटिल हितों के जाल से बनी थी, जिसकी शुरुआत उसके चुपचाप रणनीतिक रूप से इजराइल के साथ संबंधों से होती है। रूस सालों से सीरिया में हमाइमिम एयरबेस और टार्ट्स नौसैनिक ठिकानों के साथ नाजुक संतुलन बनाए हुए है। इन ठिकानों से भूमध्य सागर में रूस ताकत दिखाता है। इन्हें सुरक्षित रखना इजराइल से टकराव टालने जैसा है। इसी कारण मॉस्को और तेल अवीव ने डीकॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म विकसित किया है। यह पर्दे के पीछे की समन्वय प्रक्रिया है जिससे इजराइल सीरिया में ईरानी ठिकानों पर रूसी जवाबी कार्रवाई के बिना हमला कर सकता है। यह दोस्ती नहीं, यथार्थवाद है। रूस इजरायली हवाई हमलों को तब तक बर्दाश्त करता है जब तक उसके कर्मियों या रणनीतिक संपत्तियों को खतरा न हो। यूक्रेन की सच्चाई है, रूस की सेना कमजोर हो रही है, संसाधन और जनशक्ति घट रही है और युद्ध खत्म होने के आसार नहीं हैं। एक दूसरा मोर्चा खोलना, खासकर अस्थिर मध्य पूर्व में, एक रणनीतिक आपदा होगी। सीरिया ने यह कड़वी सीख ली क्योंकि रूस ने उनकी जरूरत के समय उनका साथ नहीं दिया, जिससे बशर अल असद की सरकार गिर गई। ईरान को उन्नत हथियारों की आपूर्ति करना
या इजराइल के साथ सीधे टकराव में फंसना ऐसे जोखिम हैं जिनका बढ़ना रूस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेहरान भेजी हर मिसाइल डोनाबास के लिए एक कम है। अर्थशास्त्र भी अहम भूमिका निभाता है। जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं और रूस जो भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत है उन कीमतों में बढ़ोतरी पर निर्भर रहता है। जून में इजराइल ईरान हमलों के बाद कच्चा तेल महंगा हुआ, जिससे रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था को जरूरी राजस्व मिला। अब अस्थिरता से फायदा होने पर ईरान की परेशानी रूस के लिए लाभ बनती है। ईरान व्यावहारिक साझेदार हो सकता है, लेकिन इजराइल रणनीतिक संपत्ति है। रूस और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार अरबों में फैला हुआ है, जिसमें कृषि तकनीक से लेकर साइबर सुरक्षा तक सब कुछ शामिल है। मॉस्को तेहरान के लिए उस सबको खतरे में डालने वाला नहीं है। ईरान ड्रोन का आपूर्तिकर्ता पश्चिम के लिए सिरदर्द और एक ध्यान भटकाने वाला साधन के रूप में उपयोगी है। यह जरूरी नहीं। रूस ईरान को हथियारबंद भाई नहीं बल्कि बड़े खेल में मोहरा मानता है। वह बड़ा खेल नया नहीं है। एक दशक से भी अधिक समय से रूस का पूरा दृष्टिकोण मध्य पूर्व के प्रति स्थिति बनाने का रहा है, सुरक्षा देने का नहीं। सीरिया में रूस ने असद को समर्थन देने के लिए ईरान से सहयोग किया और इजराइल के साथ हवाई समन्वय भी किया। रूस ने तुर्की को हथियार बेचे और अमेरिका समर्थित कुर्दिश समूहों को कमजोर किया। रूस किसी पक्ष का समर्थन नहीं चाहता। उसकी रुचि खेल के केंद्र में बने रहना और सभी खिलाड़ियों को अपने आसपास रखना है। ईरान के लिए यह रणनीति नतीजे मिलने तक सही थी, लेकिन अब स्पष्ट है कि मॉस्को के लिए तेहरान सिर्फ एक मोहरा है। प्यादों की बलि दी जा सकती है। अगर आप गहराई से देखें तो खुफिया सूत्रों की रिपोर्टें मिलेंगी जो यह बताती हैं कैसे इस गठबंधन में हमेशा शक रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर रखते और अपने हितों की रक्षा के लिए जासूसी करते रहे हैं। यह सिर्फ बातें नहीं, सतह के नीचे असली प्रतिद्वंद्विता है। जैसे प्रभाव और सौदों पर किसका दबदबा रहेगा, इन्हीं पर टकराव है। पैसे वाले पहलू को ही ले लीजिए। 2023 में रूस ने लगभग 27 अरब डॉलर निवेश कर 2024 तक ईरान का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। उन्होंने तेल और गैस परियोजनाओं के लिए 8 अरब डॉलर और देने का वादा किया। यह पैसा उनकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए था, जिससे ऊर्जा क्षेत्रों से लेकर बुनियादी ढांचे तक सब कुछ फंड किया जा सके। लेकिन यह भी दिखाता है कि रूस ईरान को एक सच्चे बराबरी के बजाय एक ऐसा बाजार मानता है जिस पर वह हावी होना चाहता है। असली परीक्षा जैसे युद्ध में निवेश जमीनी मदद साबित नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ मामले की एकतरफा प्रकृति उजागर की। मॉस्को अक्सर अपने फायदे और जोखिम तौलकर पहले अपनी जेब की सुरक्षा करता है। दिलचस्प है कि यह तनाव और दरार गुप्त नहीं है। ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों ने भी इसे नजरअंदाज नहीं किया। सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे देश भी करीब से नजर रख रहे हैं। हमले के बाद ईरान जितना असुरक्षित और अकेला दिखा, देश इस पर ध्यान दे रहे हैं। सालों से ईरान खुद को एक ऐसी ताकत बताता रहा है जो इजराइल का सामना कर सकता है और असममित ताकत से अमेरिका के सहयोगियों को चुनौती दे सकता है। जून में वह छवि हिल गई और अब रूस की अविश्वसनीयता सामने आने के बाद ईरान की अजेयता का आभामंडल टूटने लगा है। क्षेत्रीय खुफिया एजेंसियां कथित तौर पर ईरान की रक्षा स्थिति का अपना आकलन फिर से कर रही हैं, लेकिन सिर्फ ईरान के प्रतिद्वंद्वी ही नहीं हैं जो अपनी अगली चाल पर फिर से विचार कर रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में पीएमएफ जैसे सहयोगी मिलिशिया नेटवर्क ने भी अब कठिन सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ये समूह फंडिंग, ट्रेनिंग और दिशा निर्देश के लिए तेहरान पर निर्भर हैं, साथ ही नेतृत्व और ताकत की भी उम्मीद करते हैं। जून के युद्ध के बाद ईरान की कमजोर छवि ने कुछ समूहों को और सतर्क व बेचैन कर दिया। रिपोर्टें हैं कि कमांडर फंडिंग ढूंढ रहे हैं, हमलों की सोच रहे हैं या खुद को सीमित कर रहे हैं ताकि बदले का शिकार न बने, क्योंकि अब तेहरान मदद नहीं कर सकता। यह पूरी तरह बिखराव नहीं पर झिझक है। प्रतिरोध वाले क्षेत्र में झिझक संतुलन जल्दी बदल सकती है। खाड़ी सुरक्षा हलकों में चर्चा है कि यह समय है जब ईरान कमजोर, ध्यान भटका और दबाव के प्रति संवेदनशील है। सऊदी अरब ने हाल ही में कूटनीति से तेहरान के साथ तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे प्रयास तेजी से जारी रहना मुश्किल है अगर रियाद ईरान को कम खतरा मानता है। अजीब है कि रूस की गद्दारी ने शायद मध्य पूर्व की प्रतिद्वंद्विताओं को नया रूप दिया है, जिसमें ईरान अब पहले से कमजोर है। पुतिन ने समझौते को बड़ी चालाकी से पेश किया, जो ईरान को देर से समझ आया। रूस ईरान रणनीतिक समझौते में जानबूझकर सख्त रक्षा गारंटी शामिल नहीं की गई है। इस समझौते में सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी और परमाणु विकास में सहयोग शामिल है, लेकिन इसमें यह वादा नहीं है कि किसी पक्ष पर हमले पर तुरंत सैन्य समर्थन मिलेगा।
और यह संरचना जानबूझकर बनाई गई थी। शुरुआत से ही यह समझौता युद्ध गठबंधन नहीं बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को जोड़ने के लिए था। इसने मॉस्को को आगे बढ़ने की गुंजाइश दी, जिससे वह ईरान का कूटनीतिक या आर्थिक रूप से समर्थन कर सके, बिना हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हुए। अब जब तनाव बढ़ा है, तेहरान शर्तों पर नजर रखे हुए है। जिस सुरक्षा जाल को उन्होंने वहां होने का अनुमान लगाया था वह असल में प्रतीकात्मक ज्यादा है, हकीकत में कम। यह एहसास चुभता है, इसलिए नहीं कि उनके पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कभी बिछाई ही नहीं गई थी। ईरान के लिए युद्ध के बाद की स्थिति सिर्फ झटका नहीं बल्कि धोखा थी। उनकी मजबूत मानी जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली कुछ दिनों में ढह गई। इससे बड़ी कमजोरियां सामने आईं, जिन्हें सुधारने में सालों और अरबों रुपए लग सकते हैं। तेहरान ने इन कमजोरियों को दूर करने के लिए घरेलू प्रणालियों के साथ तेजी से कदम उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म भी पेश किया जिसके बारे में उनका दावा था कि वह रूस की प्रणाली को टक्कर दे सकता है। शुरुआती नतीजों से साफ हुआ कि यह टिकाऊ नहीं। ताकत दिखाने को सार्वजनिक अभ्यास और मिसाइल परेड की गई। दिखावे के पीछे ईरान की रक्षा व्यवस्था कमजोर थी। उसकी अर्थव्यवस्था महंगाई और प्रतिबंधों के कारण पुनर्निर्माण की लागत नहीं उठा पा रही थी। रूस के साथ साझेदारी का मकसद उसी दबाव को कम करना था। व्यापार बढ़ रहा था, समझौते हो रहे थे और ईरान ने रूसी ब्लूप्रिंट्स पर ड्रोन बनाना शुरू कर दिया था। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, इनमें से कुछ भी सुरक्षा नहीं बन सका। न जेट था, न रक्षा प्रणाली, सिर्फ खामोशी थी। रणनीतिक फायदे उस साधारण सच्चाई के सामने फीके पड़ गए कि ईरान को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वह अकेला था। अब क्या एक विकल्प है संबंध तोड़ना? ईरान चीन की तरफ जा सकता है, रूस के कुछ समझौते टाल सकता है और सैन्य सहयोग जैसे ड्रोन भेजना घटा सकता है। अधिक संभावना है कि रिश्ता ठंडा हो जाएगा, व्यापार चलता रहेगा, समझौते शायद फिर भी होंगे। अब भरोसे का भ्रम खत्म हो गया है। रणनीतिक एकता सिर्फ लेन देन बन गई है। चीन की सोच से भी भ्रम जुड़े हैं। बीजिंग ने ईरान से व्यापार समझौते तो किए, लेकिन सतर्क और सीमित शर्तों पर। उसका रिश्ता आर्थिक दबदबे पर है, रणनीतिक वफादारी पर नहीं। जून युद्ध के दौरान चीन ने न समर्थन किया न कड़ी निंदा। उसने अपनी सामान्य तटस्थता बनाए रखी, सावधानी पूर्वक किसी भी ऐसे कदम से बचते हुए जिससे उसकी खाड़ी देशों या इजराइल के साथ संबंध खतरे में पड़ जाएं। वो चुप्पी रणनीति थी, चूक नहीं। बीजिंग ईरान को संसाधन मानता है, साझेदार नहीं, और ईरानी अधिकारी अब इसे समझ रहे हैं। एक पूर्वी गुट द्वारा सुरक्षा देने का विचार उतना ही बिखर गया है जितना कि रूसी समर्थन का सपना। सदिर जैसे लोगों ने कहा था कि बीजिंग भी मास्को की तरह खुद के हित में काम करता है और संकट में ईरान का साथ नहीं देगा। एक अविश्वसनीय साझेदार को बदलना समस्या का हल नहीं है। इससे सिर्फ हथियारों में ही नहीं बल्कि रणनीति में भी अधिक आत्मनिर्भरता की मांग उठी। सदिर का शब्द घोटाला राष्ट्रीय माहौल को दर्शाता है। जिसे गठबंधन कहा गया, अब वह अवसरवाद लगता है। रूस ने सुविधा अनुसार मदद की, जरूरत पर गायब हो गया। भरोसा एक बार टूट जाए तो शायद ही लौटता है। यह कोई अस्थायी तनाव नहीं है, यह एक दरार है और यह सब कुछ बदल देता है। इतिहास में ईरान और रूस कभी दोस्त नहीं रहे, न शीत युद्ध, न सीरिया में, न अब। वे मजबूरी में साझेदार थे, साझा दुश्मनों और प्रतिबंधों से बंधे, न कि विश्वास से। ईरान ने अनियमित युद्ध और भूगोल की ताकत दी, रूस ने हथियार और वैश्विक प्रभाव। यह व्यवहारिक था, भावनात्मक नहीं। हर सौदे में शर्त और हर हाथ मिलाने में संदेह था। वे एक दूसरे पर निर्भर थे क्योंकि उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। मास्को के लिए ड्रोन, तेहरान के लिए मिसाइल सिस्टम। लेकिन दबाव की भी सीमा होती है, जिसे जून युद्ध ने उजागर किया। यह अचानक धोखा नहीं बल्कि एक नाजुक समझौते का टूटना था। सालों से छुपा शक अब सामने आ रहा है। ईरानी अधिकारी चुप हैं, योजनाकार रणनीति पर फिर सोच रहे हैं। जनता संदेह में है, रूस माफी नहीं मांग रहा, खुद को बचा रहा है। अब ईरान के पास दो विकल्प हैं, पक्षपाती खेल जारी रखे या नई शुरुआत करे, पूर्व या भीतर की ओर जाए। गठबंधन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भ्रम जरूर टूट गया है। अब आगे जो होगा वह भरोसे पर नहीं बल्कि अस्तित्व पर आधारित होगा। यह कभी भी कोई भाईचारा नहीं था, यह सिर्फ एक सौदा था और अब वह सौदा टूट रहा है।